गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे आज 19 मई 25 का हिंदू। आज पहला टॉपिक है हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ है उस पर। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस राष्ट्रपति संदर्भ इसका हिंदी राष्ट्रपति संदर्भ। सबसे बेहतर क्या है इसका लिखने का? टॉपिक है राष्ट्रपति की सलाह मांगने की शक्ति। जो आपने अगर राष्ट्रपति के अधिकार पढ़े हैं तो उसी में राष्ट्रपति के सलाह मांगने का जो अधिकार है वही है आज का टॉपिक टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में। रेफरेंस क्या है आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इस पर, मतलब किस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी। अभी हाल ही में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने 14 क्वेश्चन भेजे हैं। 14 प्रश्न भेजे हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट को। इसी के अंतर्गत भेजे हैं सलाह के लिए, वही सलाह के लिए जिसका आंसर सुप्रीम कोर्ट को देना है। तो उसी का रेफरेंस है। पहले हम इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझते हैं, हिस्टोरिकल संवैधानिक और जो भी है, फिर हम लोग इस पर आएंगे जो मुद्दा है। तो पहले हम देखते हैं भारत में जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें कि यह है क्या वास्तव में जो इस समय विवाद में है। संवैधानिक प्रावधान इसमें जो जुड़े हुए हैं सिर्फ दो हैं। कौन सा? अनुच्छेद 143। क्या है इसके बारे में? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है सलाह मांगने का। सलाह या राय मांगने का की शक्ति है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। यह हमारे संविधान में लिखा हुआ है। दूसरे से तरीके से देखेंगे तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुडिक्शन प्राप्त है। ठीक, दूसरे तरीके से मतलब देखो दो लोग हैं, इसको ऐसे करते हैं, एक तरफ हो गया आपका प्रेसिडेंट, एक तरफ हो गया सर्वोच्च न्यायालय, ये हो गया राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि इनसे सलाह मांग सकें। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है कि सलाह दे सके। यही बातें हैं दो। तो सर्वोच्च न्यायालय का एडवाइजरी जुडिक्शन, सलाहकारी, जुडिक्शन मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। ठीक, तो ये दो बातें अनुच्छेद 143 में हैं। यहाँ पर हमें याद रखना है दो चीज़ें। नंबर एक, राष्ट्रपति जो सलाह मांगता है, सलाह मांगते हैं, वो स्वयं नहीं मांगते हैं। मतलब ये नहीं कि अपने मन से मांग लिए। ये क्वेश्चन जो भेजे गए हैं 14, वो खुद से नहीं भेजे हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने।
बल्कि जो मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों की सलाह से करते हैं, और मंत्रियों की सलाह होती है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। तो फाइनली कौन ये मांग रहा है क्वेश्चन का जवाब? इसका मतलब हमारी कार्यपालिका मांग रही है, दैट इज प्रधानमंत्री प्लस उनकी कैबिनेट। ठीक, तो मंत्रियों की सलाह से मांगते हैं और सलाह बाध्यकारी होती है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होती है। ठीक है, सलाह बाध्यकारी होती है, लिख लेंगे आप लोग, सलाह बाध्यकारी है। ठीक है, कोई भी सलाह है, क्योंकि नाम जो देखिए भारत में जो काम होते हैं, कोई भी काम हो रहा है, सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। कार्यपालिका जो भी काम करती है, प्रधानमंत्री प्लस उनकी कैबिनेट, इंक्लूडिंग टू बी क्लियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उनके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं है, क्योंकि वो एडवाइजरी काम कर रहा है, मतलब मंत्रिपरिषद जो कहेगी उसी हिसाब से करना है। उसकी सलाह को मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। तो असली जो शक्ति है वह कौन एक्सरसाइज कर रहा है? वो कार्यपालिका एक्सरसाइज कर रही है। कार्यपालिका से मतलब मेरा मेरा नहीं, सबका मतलब ही होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का। ठीक है, मंत्रियों की सलाह से मांगते हैं। दूसरी बात, जो सलाह है या ओपिनियन जो भी आया, उसके दो पक्ष होते हैं। सलाह जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, एससी ने दी, तो ये मानना भी बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि सलाह ही तो है, सलाह मांगी थी, मिल गई, मानना बाध्यकारी नहीं। वहीं दूसरी ओर, चलो ठीक है, सब राष्ट्रपति के लिए सलाह मानना बाध्यकारी नहीं, तो सलाह देना बाध्यकारी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये भी बाध्यकारी नहीं। और क्या याद रखेंगे इसमें? क्या राज्यपाल सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से? कभी कभी लोग ऐसे उल्टे सवाल पूछते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन एराइज हुआ था इसमें, क्या राज्यपाल सलाह मांग सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं। अब निष्कर्ष क्या हुआ अनुच्छेद 143 का? निष्कर्ष जैसे ये हो गई सलाह प्रेसिडेंट ने, ये हो गए प्रेसिडेंट, और इधर हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन्होंने सलाह मांगी, सलाह मांगी, तो देना इनके लिए बाध्यकारी है क्या? बाध्यकारी नहीं। ठीक, सलाह इनको मिल गई तो मानना बाध्यकारी नहीं। ठीक, तीसरी बात, सलाह ये खुद से नहीं मांगते हैं, मंत्रिपरिषद की कहने से मांगते हैं, मंत्रिपरिषद के सलाह से मांगते हैं। ठीक है, राज्यपाल सलाह नहीं मांग सकता। नेक्स्ट इसमें जो एक आर्टिकल है वो आप यहीं लिखेंगे, अनुच्छेद 143। दूसरा आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 145। ये क्या है? इसमें ये लिखा हुआ है कि जब सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा अपना ओपिनियन, तो ओपिनियन का ऐसा नहीं होता कि एक जज बैठा और ओपिनियन दे दिया, या सीजीआई ने दे दिया ओपिनियन कि नहीं ऐसा ऐसा कर लीजिए इस मामले में। ऐसा नहीं होगा, पूरी की पूरी पीठ बनेगी, बेंच। कौन करेगा ओपिनियन, कौन बनाएगा? बेंच बैठेगी, पूरी पीठ बैठेगी, मतलब कोर्ट जैसे चलती है वैसे ही बैठेगी, पक्ष और विपक्ष को सुनेगी। उसके बाद वो यहाँ पर ओपिनियन होगा, जजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर बेंच बैठेगी। यहाँ पर 45 में ये लिखा हुआ है कि इस बेंच में न्यूनतम 5 जज होंगे,
मतलब राष्ट्रपति ने जब राय मांगी तो जो राय राष्ट्रपति को जाएगी वह राय बनाई जाएगी या भेजी जाएगी कम से कम 5 जजों की पीठ के द्वारा। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे कि 5 जजों की पीठ होनी चाहिए न्यूनतम। एक और बात, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय काम करता है उसके लिए संवैधानिक पीठ की व्यवस्था है, तो उसमें भी न्यूनतम जज 5 होते हैं। कभी जो संविधान को जो है व्याख्या करने के लिए जो पीठ बनती है उसको संवैधानिक पीठ बोलते हैं, और इसमें 5 जज होते हैं। तो अनुच्छेद 145 के तहत बेंच बैठेगी जिसमें 5 जज होने चाहिए न्यूनतम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हमने संवैधानिक प्रावधान देखा, अब देखते हैं हिस्टोरिकल क्या है, ऐतिहासिक रूप से इसका विकास कैसे हुआ, इस पावर का जो सलाहकारी जो पावर है राष्ट्रपति की। तो इसका ऐतिहासिक हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इसमें देखिए जब हम आज़ाद कब हुए हैं 1947 में। इससे पहले ब्रिटेन का शासन है, इसके बाद हम लोगों का शासन है। तो हम लोगों से पहले का जो शासन था ब्रिटेन का 1947 से पहले का, तो वहाँ राष्ट्रपति नहीं होता था, राष्ट्रपति की जगह होता था गवर्नर जनरल। पावर सब कुछ सेम था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। राज्यों में गवर्नर जनरल के पास ये शक्ति थी, कौन सी, यही सलाह मांगने की। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर आपने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति से कहती है कि ये सलाह मांगो, और वही सलाह वो मांग लेता है। गवर्नर जनरल के पास ऐसा नहीं था, उसकी विवेकाधीन शक्ति थी। विवेकाधीन शक्ति वह शक्ति होती है जिसमें आप खुद से निर्णय ले सकें। तो हमारे इस समय का जो केस है वहाँ राष्ट्रपति खुद से निर्णय नहीं लेता है। निर्णय कौन लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रि परिषद। यहाँ गवर्नर जनरल खुद निर्णय लेता था। दूसरा प्रावधान क्या था कि सलाह मांगेगा, ओपिनियन, सलाह या राय, ओपिनियन मांगेगा किससे, किससे मांगता था, फेडरल कोर्ट से। फेडरल कोर्ट के गठन का प्रावधान इसी एक्ट में किया गया था 1935 में, तो इसको याद रखेंगे। फेडरल कोर्ट को एक्ट के तहत गठित हुई थी 1937 में कोर्ट। यही फेडरल कोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट का रूप ले लेती है। हम लोग जब आज़ाद होते हैं तो यही आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय बनता है। कोई व्यवस्था ख़त्म नहीं होती, वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो ये हमने देखा गवर्नर जनरल का जो ऐतिहासिक शक्ति इनके पास थी राष्ट्रपति वाली, वो ये थी। नेक्स्ट क्या है, अब और देशों में क्या है, विश्व के स्तर पर कैसा है, क्या अन्य देशों में भी ऐसी शक्तियां हैं, तो हैं। पहला एग्जाम्पल है कनाडा। तो कनाडा में भी इसी प्रकार की शक्तियां हैं। वहाँ के राष्ट्रपति के पास इसी प्रकार का, मतलब जैसे हमारे राष्ट्रपति के पास हैं, इसी प्रकार की पावर्स हैं उसके पास। वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। आपको याद होगा कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है। कौन सी, संघात्मक। और संघात्मक व्यवस्था में ये तो होना ही होना है। इसी प्रकार की शक्तियाँ कहाँ पर हैं, कनाडा के पास में ही। कनाडा में जो राष्ट्रपति है उसके पास होती हैं। लेकिन वहाँ पर एक डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सलाह मांग सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल केंद्र सरकार सलाह मांगेगी वाया राष्ट्रपति। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं इसमें
जो अमेरिका है, चूँकि दो ही एग्जाम्पल से हमारा काम, एक समझ बनानी होती, देखिए याद और रटना नहीं है, प्रोसेस को समझना है कि क्या है, क्या अंतर है, बस। रटने में बहुत दिक्कतें हैं, तो प्रोसेस को समझिए और एक माइंड मैप बनाइए। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय तो है, लेकिन ये भाई सलाह नहीं देता है, कहता है हम भाई सलाह वाला नहीं देंगे सरकार को। तो अमेरिका में ये पावर नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के पास, वो है ही नहीं, सलाह वो देता ही नहीं है। मांगने और न मांगने की कोई बात नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पर सरकार को कोई भी सलाह नहीं देता है, सरकार को जो करना है वो करे, सर्वोच्च न्यायालय सलाह नहीं देगा। भारत में ऐसा प्रावधान है कि कोई जब ऐसा टेक्निकल मामला, लीगल मामला फंसता है तो सरकार सर्वोच्च न्यायालय से पूछ लेती है। ठीक, ऐसा क्यों है अमेरिका में? एक होता है प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ पावर का, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। सेपरेशन ऑफ पावर, इंग्लिश टर्म्स जो थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहते हैं, आप लोग याद रखेंगे, याद रहता है तो सो फार सो गुड, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आपको बेटर हो जाएगी, इसीलिए मैं दोनों लिखता हूँ। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है एकदम स्ट्रिक्ट रूप से। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय इनको सलाह देगा तो इस सिद्धांत का होता है उल्लंघन, इसीलिए वो सलाह नहीं देता है। संविधान के तहत इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है। अब ये सिद्धांत है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि क्या है। भारत में भी ये प्रिंसिपल है, लेकिन उतना स्ट्रिक्टली नहीं है जितना कि वहाँ पर है। देखिए, जो आपने पढ़ा होगा राज्य, राज्य यहाँ प्रांत नहीं है, स्टेट है, जिसके 4 घटक होने चाहिए अनिवार्य रूप से। कोई चीज़ राज्य है कि नहीं, इसके लिए 4 घटक होने चाहिए। कौन से? एक तो भूभाग हो, जिसको बोलते हैं लैंड, ज़मीन होनी चाहिए, जैसे भारत के पास ज़मीन है कि नहीं, ये हमारा एरिया है। यहाँ लोग होने चाहिए, तो हम लोग रहते हैं ना 140 करोड़ लोग, तो ये प्रिंसिपल पूरा हो गया भारत का। तीसरा होना चाहिए सरकार होनी चाहिए, है हमारी सरकार, बैठती है दिल्ली में, प्लस उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता, और निर्णय लेने की क्षमता हो लेकिन किसी के प्रभाव से ना हो, निर्णय स्वतंत्र रूप से लिए जाएं, बस। ये 4 होते हैं। हमारा भारत राज्य है। अब हम आते हैं सरकार पे। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लैंड जो मैंने लिखा है इसको भूभाग हिंदी में पूछ लिया जाता है, भूभाग होना चाहिए। ठीक है, सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। एक डब्बा है कार्यपालिका का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। दूसरा है विधायिका का, तीसरा है न्यायपालिका का। ये हर जगह ऐसा ही सरकार होता है। ठीक है, कार्यपालिका का मतलब ये हो गया जो आपकी सरकार है, सरकार जिसको आप व्यवहार में बोलते हैं, अदरवाइज सरकार में तीनों शामिल हैं। ठीक है, कार्यपालिका का मतलब अपने देश में जैसे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका है। ठीक, विधायिका का मतलब संसद, लोकसभा और राज्यसभा। न्यायपालिका का मतलब अपने यहाँ है सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों लोग न्यायपालिका का हिस्सा हैं। अब जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो कहता है कि न्यायपालिका और विधायिका का काम
बटा हुआ है, ये अपने डब्बे में रहकर काम करेंगे जो भी है। विधायिका का अपना डब्बा है, वो काम करेगा। कार्यपालिका का अपना डब्बा है। अपना डब्बा से मतलब ये है कि जो काम दिए गए हैं, क्या काम दिए गए हैं? विधायिका का काम है विधान बनाने का। विधान बनाने का मतलब कानून बनाने का काम है इनका। कानून लागू करने का काम है इनका। और कोई दिक्कत होती है तो निर्णय करने का काम है न्यायपालिका का। तो ये 3 काम हैं, अलग अलग बटे हुए हैं। तो कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। अभी अमेरिका में या कहीं पर भी है, कार्यपालिका इससे सलाह लेगी राष्ट्रपति से, न्यायपालिका से, तो इसी प्रिंसिपल का उल्लंघन हो जाएगा कि हम सलाह दे दिए, तुम हमारे हिसाब से काम कर रहे हो या मना कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा, आप खुद करिए। हमारे पास कोई मामला आएगा तो हम देखेंगे आपने सही किया या गलत किया है। तो यही है प्रिंसिपल, कौन सा? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का। एकदम दिमाग में ऐसे ही छाप रखिए। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अपने अलग अलग काम करने हैं, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भारत में भी ये प्रिंसिपल लागू है और इसके सिद्धांत को बेसिक स्ट्रक्चर में भी शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल्स हो चुकी हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है कहीं पर। अब हम आते हैं, क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? क्या राष्ट्रपति ने इससे पहले भी भेजे हैं? ऐसी राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट को इससे पहले? तो हाँ, भेजा गया है। 14 या 15 बार भेजा गया है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कब भेजा गया है। एक बेरूबाड़ी केस है, उसमें भेजा गया था। बेरूबाड़ी केस हुआ था 1960, तो इसी के लिए भेजा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर भारत किसी क्षेत्र को, कोई क्षेत्र है, उसको 2 चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो हम किसी और को दे दें या किसी और से ले लें। ले ले ये होता है अधिग्रहण, और देने का बोलते हैं सीडिंग बोलते हैं। हिंदी क्या है, कोई उतनी खास नहीं है। क्षेत्र को किसी को देना है। ठीक है, जैसे ये भाग है भारत का, ये मैप है। मान लीजिए हम इतना पोर्शन देना चाहते हैं किसी को, और पाकिस्तान का ये पोर्शन इतना हम लेना चाहते हैं। बस इतना ही मामला है इसका। ठीक है, तो अगर इसमें जो निर्णय ये हुआ कि भारत सरकार अगर किसी को कुछ भूभाग देना चाहती है या उसका कुछ भूभाग लेना चाहती है, दोनों ही केस के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। मतलब संविधान संशोधन करके भारत के किसी भूभाग को किसी भी देश को दे सकते हैं और उसका भूभाग ले सकते हैं। तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन होगा अनुच्छेद 368 के तहत। बस इतना ही है इसमें जो निर्णय आया था। इसी के तहत बेरूबाड़ी एक क्षेत्र था बांग्लादेश के साथ विवादित, उसका लेन देन हुआ। या अभी हमने जो बांग्लादेश का समझौता किया है, 100 या 99 अमेंडमेंट था, उसमें भी ऐसे ही किया गया है। इसके अलावा एक रेफरेंस हुआ था, प्रेसिडेंशियल पोल केस बोलते हैं उसको। राष्ट्रपति का चुनाव को लेकर था, 1974 का केस है। इसका मतलब इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। तो ये रेफ़र किया गया था। कारण क्या था कि सीटें खाली थी, वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, वैकेंसी रिक्ति, पद रिक्त थे विधानसभाओं में, क्योंकि विधानसभा के जो लोग होते हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। प्रेसिडेंशियल पोल का मतलब राष्ट्रपति का चुनाव, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो पद रिक्त थे काफ़ी विधानसभा के, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करवाया जा रहा था। तो मांगा गया था इसमें राय, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, चुनाव करवाइए, उसका रिक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आपको केस याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको हाँ होना चाहिए कि ऐसा पहले भी हुआ है। एक और हुआ है जो आपको याद रखना चाहिए, जिसको बोलते हैं थर्ड जजेज केस। इससे पहले 2 जज 2 हो चुके हैं।
फर्स्ट सेकंड करके। इसमें इसको रेफर किया था प्रेसिडेंट ने। क्या किया था इसमें? सुप्रीम कोर्ट जो इस समय नियुक्तियां होती हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में जज की नियुक्ति जो होती है उसको लेकर है। ठीक है, तो जज की नियुक्ति को लेकर रेफरेंस किया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बताई थी कि कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, जिसमें एक ये भी था कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है, इसकी रिकमेंडेशन करती है सिस्टम, रिकमेंडेशन अनुशंसा, जिसको बोलते हैं कॉलेजियम। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज होते हैं जो रिकमेंड करते हैं किसी व्यक्ति को जज बनने के लिए। रिकमेंड किसको करेंगे? सरकार को। फिर सरकार उनको अप्रूव करती है और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देते हैं। ये प्रोसेस है। अभी मुद्दा हमारे पास जो है इन हैंड केस क्या है, करंट मुद्दा क्या है, जिस पर हम चर्चा करने वाले थे। तो ये हमने समझा पूरा सिनेरियो क्या है, कैसे है। करंट केस अभी आपने हम लोगों ने पढ़ा था पिछले मार्च में ही, अप्रैल में देखा था। मुद्दा है 2 अनुच्छेद को लेकर के। अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201। इन 2 अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ विषय है पूरा। अनुच्छेद 200 क्या है? यह राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। क्या है कि राज्यपाल के पास कोई कानून आता है, ठीक है, कोई भी कानून मान लीजिए, ये राष्ट्रपति के पास आया, तब राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प हैं, ये अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है। तो विकल्प में साफ लिखा हुआ है, यह उस पर सहमति दे सकता है, हो सकता है यह उसे असहमति भी दे सकता है, हो सकता है वो अपने पास पेंडिंग रखे, मतलब उस पर बिल पर कोई कार्रवाई ही ना करे। यहाँ तो साइन कर दिया, यहाँ साइन करके मना कर दिया, पेंडिंग कर लिया। या फिर ये हो सकता है उस बिल को वापस भेज दें, किसको? जहाँ से आया है। कहाँ से आया है? विधानसभा से। या फिर ये भी हो सकता है कि रिजर्व कर ले। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो ये विकल्प उसके पास हैं इस अनुच्छेद के तहत। असहमति हो गई तो ये हो जाता है वीटो पावर। पेंडिंग रखा है तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन वीटो। हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि उसने कुछ किया ही नहीं, उस पर बिल आया, बिल जेब में पड़ा हुआ है, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, दैट इज पेंडिंग पड़ा हुआ, पॉकेट वीटो। वापस कर दिया बिल को, सस्पेंशन वीटो। रिजर्व कर लिया राष्ट्रपति को तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाएगा अनुच्छेद 201 में, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। फिर राष्ट्रपति इस जो भी बिल है उसके पास जब पहुँचेगा तो वो चाहे वो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट करे या वापस भेजे, ये विकल्प उसके पास होते हैं। राष्ट्रपति यहाँ बाध्य नहीं होता है देने के लिए। ये है संवैधानिक प्रावधान 200 और 201 का। ठीक, इस पूरी कहानी में कहीं पर भी टाइम फिक्स नहीं है। क्या? समय सीमा। राष्ट्रपति इतने विकल्प हैं, कर सकता है, लेकिन कब तक करेगा ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है जल्दी से जल्दी करना है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल टर्म यूज किया गया संविधान में कि जितनी जल्दी हो राज्यपाल अनुमति कर देगा, और राष्ट्रपति के लिए भी यही है। तो जब टाइम फिक्स नहीं है तो होता क्या है कि जिसके पास बिल आया राज्यपाल के पास, अब तो वो करता क्या है कि मान लीजिए राज्य में किसी और की सरकार है,
केंद्र में किसी और की सरकार है, तो दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए राज्यपाल की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, इसको समझिएगा पूरा। राज्यपाल, ये होगा राज्य आपका, ये रेफरेंस आया है तमिलनाडु के मामले में आया है, ठीक है। अब तमिलनाडु में है डीएमके, केंद्र में है बीजेपी, और गवर्नर नियुक्त करेगा कौन? केंद्र सरकार, दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ पर, और राज्य में सरकार डीएमके की है, तो ये पॉलिटिकल संघर्ष हो जाता है। डीएमके ने भेजा अपना बिल गवर्नर के पास, गवर्नर ने एक्शन नहीं लिया, पड़ा हुआ है, हम काम ही नहीं होने देंगे। ये कुछ स्थितियाँ हैं। तो कुल मिला के मैं ये समझा रहा हूँ कि केंद्र और राज्य में जब अलग अलग दल की सरकार होती हैं तो दोनों के बीच संघर्ष होता है राजनीतिक, तो उसी में इसका लाभ उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान में ऐसा समय सीमा तय नहीं है। कि राज्यपाल कब तक बिल पर एक्शन लेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी पर समय सीमा तय कर दी थी पिछले महीने। तमिलनाडु सरकार के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उसने बिल भेजा राज्यपाल को, 2 साल तक पेंडिंग रहा, कोई एक्शन नहीं लिया, उसने पुनः पारित किया और तब भी एक्शन नहीं लिया तो वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। कौन? तमिलनाडु सरकार। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और समय सीमा तय कर दी कि ऐसा है, मैक्सिमम समय सीमा जो तय हुई है 3 माह की, राष्ट्रपति के लिए भी तय हुई है और राज्यपाल के लिए भी, कि सबको एक्शन लेना पड़ेगा। प्लस जो भी निर्णय लेंगे ये लोग, मतलब उस पर बिल पर चाहे एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, रिकन्सिडर करें या वापस करें, इन सब का होगा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इनका, ठीक। नेक्स्ट क्या है? जुडिशियल रिव्यू तो होगा ही होगा। एक काम और किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या किया कि 10 बिल को पास कर दिया। 10 बिल मतलब विधेयक। 10 विधेयक थे जो राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको पास कर दिया। उनको कह दिया कि उनको पारित हुआ माना जाए, को पारित हुआ माना जाए। कैसे? अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन 10 विधेयकों को पारित हुआ मान लिया। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 142 के तहत उसे कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। किस लिए? कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, संपूर्ण न्याय करने के लिए उसे जो भी अच्छा लगे वो कर सकता है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने देखा कि बिल 2-3 साल से पेंडिंग है, राज्यपाल ने एक्शन नहीं लिया है, या एक्शन लिया है तो बड़ी देर में लिया है, जो भी है उसी के लिए एक टाइमलाइन सेट हो गई। अब देखिए यहाँ पर आप समझ पाएंगे पूरा एपिसोड। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न गए हैं प्रेसिडेंट के पास, जो प्रश्न रेफर हुए, 14 क्वेश्चन रेफर हुए हैं। हम कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे। 14 क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे ही जनरली देखना है। पहला है ये है कि जो समय सीमा तय की गई है, किसने तय की है? सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा तय की है। तो जो समय सीमा तय की गई है, तो प्रेसिडेंट ने पूछा है क्या इसकी अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास? क्या इसकी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है? किस बात की? कि वह समय सीमा तय कर सके राज्यपाल की और राष्ट्रपति की। दूसरा, यहाँ पर आपने देखा है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो ये पूछा है इसमें कि क्या विधेयक के कानून बनने से पूर्व मतलब विधेयक भी कानून नहीं बना है, राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है, क्या विधेयक के कानून बनने से पहले की एक्शन, पहले की एक्शन क्या है कि कोई एक्शन नहीं लिया, का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है?
क्योंकि यहाँ पर जो पास किया गया था यहाँ तो वही है, राज्यपाल ने कुछ एक्शन लिया नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया। तो वही पूछ रहे हैं कि जब कानून नहीं बना, राज्यपाल ने एक्शन नहीं लिया, तो क्या उस एक्शन का रिव्यू हो सकता है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक, जुडिशियल रिव्यू क्या बोलते हैं, इस एक्शन का जस्टिसिएबल नेचर है। और तीसरा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 142 की शक्तियाँ क्या हैं भाई, क्योंकि ये बहुत बार इस्तेमाल किया जा चुका है अनुच्छेद 142। तो कहा है कि अनुच्छेद 142 की जो शक्तियाँ हैं इनका विस्तार कहाँ तक है, कहीं तक आप यूज़ कर लेते हैं। आपको याद होगा, हो सकता है एग्ज़ाम में भी पूछ ही लिया जाए कि अनुच्छेद 142 को हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि न्यूक्लियर पावर है। क्या है, न्यूक्लियर मिसाइल कहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये न्यूक्लियर मिसाइल है, जब उसको लगता है वो दाग देता है। इसी शक्तियों का जो प्रयोग किया था। न्यूक्लियर मिसाइल क्या होता है, कभी फेल नहीं होती, तो ये आदेश कभी फेल नहीं होगा क्योंकि उसके पास शक्तियाँ हैं, जब मर्जी इस्तेमाल कर लेता है। ये इसकी आलोचना है। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रही है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब सिर्फ यही है, सुपर पार्लियामेंट का मतलब, पार्लियामेंट मतलब होता है संसद, और संसद का काम है कानून बनाने का। तो इन्होंने जो 10 कानून पास कर दिए इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उसी को कहा है अब कानून तुम मतलब विधायिका नहीं पास करेगी, सर्वोच्च न्यायालय पास करेगा। तो विधायिका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तो संसद से ऊपर हो गया, तो संसद से ऊपर है, दैट्स वाई सुपर पार्लियामेंट। तो ये भी आलोचना है, क्रिटिकल वे में कहा गया है। इसमें एक चीज़ जो लास्ट में बचती है वो थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या ऐसा कभी किया है, तो हुआ है। कब और कौन सा मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने राय देने से मना किया है राम जन्मभूमि वाले केस में। बाबरी राम जन्मभूमि मामले में राय देने से मना किया था, और ये राय मांगी गई थी 1993 में। तो आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि इससे पहले मना किया है। तो ये टॉपिक हमारा ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट लैंड को लेकर के। फॉरेस्ट लैंड वन भूमि का गैर वन्य कार्यों हेतु प्रयोग। तो एक मामला आया है, महाराष्ट्र का केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने। आपको सिर्फ इवेंट याद रखनी है यहाँ पर, क्या केस था जो आपको लिखने में काम आएगा। केस ये है कि सरकार की एक ज़मीन थी, सरकार ने किसी को दे दी, किसके लिए, कृषि हेतु। किसको दी, मान लीजिए मिस्टर एक्स को दी। इन्होंने 2 साल बाद किसी और को बेच दिया जो है बिल्डर, और इन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग का काम शुरू किया। अब बिल्डिंग बनाने के लिए एनओसी चाहिए होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सरकार से। चूँकि यहाँ पर क्या था, ये जंगल है, पहले से यहाँ पर जंगल है, तो जंगल वाली भूमि दी गई है। ठीक है, तो इनको क्लियरेंस भी मिल गई, ईसी जिसको बोलते हैं पर्यावरणीय क्लियरेंस, वो मिल गई और इन्होंने काम शुरू कर दिया। अब देखिए तो हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ इसका, जो वन भूमि थी फॉरेस्ट लैंड को गैर वन कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। तो कैसे एक वन भूमि का गैर वन भूमि में परिवर्तन कर दिया गया। दिया किसके लिए गया था, कृषि के लिए, इन्होंने बेच दिया इनको। तो इस तरह से वन भूमि का गैर वन भूमि में जो रूपांतरण हो रहा है, इसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी सरकारें, पूरे भारत में जितनी भी सरकारें हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, वो
जो भी लैंड दी है किसी को उसका सर्वे करें और देखें कि क्या ऐसा हुआ है जहां वन भूमि को गैर वन कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अगर हो रहा है तो उसको वापस लें और उस भूमि को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंपें। तो ये समस्या है, वन घट रहे हैं, उसका बड़ा रीज़न ये भी है। प्लस ये जो हस्तांतरण हुआ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है साफ साफ कि नेक्सस है। किस चीज़ का नेक्सस का मतलब होता है, जैसे आपस में सब मिले जुले नहीं होते हैं वो, तो नेक्सस है किस किस का, जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड बिल्डर। तो कहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लासिकल एग्जाम्पल है इनके बीच आपस में गुटबंदी का। नेक्सस, नेक्सस का हिंदी देख लीजिए आप लोग। नेक्सस का मतलब ये होता है कि आपस में गलत कार्यों के लिए एकजुट होना। तो इन सब ने मिल करके कैसे वन भूमि को गैर वन भूमि में तब्दील कर दिया और बिल्डर ने काम कर दिया। इसका प्रभाव क्या हुआ कि वन भूमि क्या हो जाएगी, फॉरेस्ट घटेंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ठीक है, कि जिनको भी ऐसा हुआ है, दिया गया है, उसको भूमि वापस लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ आती है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन आपने कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो जंगल काटे गए, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। दिक्कत आती है रिफॉरेस्टेशन में, और एफॉरेस्टेशन के बीच का जो अंतर है वो आपको यहाँ पता हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका मतलब ये है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब, री का मतलब होता है पुनः। तो यहाँ पर जंगल थे, ये लैंड है, और जंगल काट दिए गए, अब ये लैंड हो गई कैसी, ये हो गई। तो अब यहाँ पर जो प्लांट हम लगाएंगे फिर से, इसको कहेंगे रिफॉरेस्टेशन। मतलब ऐसा प्लांट लगाना, पेड़ पौधों को उस स्थान पर लगाना जहाँ पर पहले से जंगल थे लेकिन काट दिए गए, तो पुनः वहाँ पर जंगल लगाना, प्लांट लगाना, दैट इज रिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन क्या है कि बंजर पड़ी हुई लैंड है, यहाँ पर कभी जंगल ही नहीं था, तो यहाँ पर भी हम प्लांट लगाएंगे तो ये होगा एफॉरेस्टेशन। मतलब ऐसी लैंड जहाँ पर पहले कभी प्लांट नहीं थे, जंगल नहीं था, वहाँ पर प्लांट लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है, या इसको हिंदी में बोलते हैं वनीकरण। इंग्लिश याद रखेंगे क्योंकि दोनों का बहुत डिफरेंस है, इसके लिए पुनर्वनीकरण यूज करते हैं, बट इंग्लिश यहाँ पर याद रखेंगे, कभी कभी ऐसा ही लिखा होता है। नेक्स्ट है FATF को लेकर के, इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके बारे में जानेंगे क्योंकि भारत ने कहा है कि जो अभी पाकिस्तान में हमको सबूत मिले हैं टेरर फंडिंग के, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के, टेरर को सपोर्ट करने के, वो हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को देंगे ताकि वो एक्शन ले सके। इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि भारत बताएगा। तो FATF क्या है, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में बाई G7 कंट्रीज़। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, हेडक्वार्टर मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के तट पर बसी हुई है, पेरिस स सीन, लिंक याद रखेंगे। प्लस यह अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी मतलब दो सरकारों के बीच का, दो या दो से अधिक, अंतर सरकारी संगठन है। सदस्य कितने हैं इसके, इस समय 39 सदस्य हैं, भारत भी इसका मेंबर है, अलॉन्ग विद अमेरिका, हमारा पड़ोसी चीन, UK भी है, तो हम जस्ट मेंबर है। तो भारत इसका मेंबर है लेकिन शुरू से मेंबर नहीं है, हम बीच में बने हैं इसमें 2010 के आसपास से। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है, तो भारत फाउंडिंग मेंबर तो नहीं है इसका। काम क्या है इसका,
काम या ऑब्जेक्टिव क्या है, दो ऑब्जेक्टिव इसके रखे गए हैं। एक तो है मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग मतलब आतंकवादियों को दिया जाने वाला पैसा। इन दोनों को रोकने का काम है इसके पास। कैसे? इन रोकने के लिए, इन दोनों ही कार्यों के लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार करता है ये, कि भाई इनका पालन करना है। उनको गाइडलाइंस को, देश जैसे पाकिस्तान है उसको गाइडलाइंस दी गई तो उसको मॉनिटर करेगा। मॉनिटर का मूल्यांकन नहीं होता, असेसमेंट क्या बोलते हैं मॉनिटर का, निगरानी करना। तो ये निगरानी करेगा कि कोई देश पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई देश इसके द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पालन नहीं करता है तो उसके लिए इसने दो सूची बना रखी हैं। क्या? दो सूची। एक को बोलता है ये ग्रे लिस्ट, और दूसरी को बोलता है ब्लैक लिस्ट, BLAC की, काली सूची। तो ग्रे लिस्ट सबसे जो ये शुरुआती सूची ये वाली है, उसके बाद ये कठोर सूची है ब्लैक लिस्ट। तो मान लीजिए ग्रे लिस्ट में ऐसे देशों को डाला जाता है जो इसके द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के, उनका पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या करता है, वो निगरानी बढ़ा देता है। लेकिन सदस्य देश जिनके ऊपर ये, जिनको इस सूची में डाला गया है, वो कोऑपरेट कर रहे हों, सहयोग अगर वो सहयोग कर रहे हों, सहयोग करना है मान लीजिए, मतलब जो भी राज्य डाला गया, जैसे कि पाकिस्तान इसमें काफ़ी समय तक रहा इस सूची में, उसको डाल दिया गया कि आप पाकिस्तान इसमें हैं, तो पाकिस्तान की निगरानी लगातार होती रही और उसके लिए यह आवश्यक था कि वह सहयोग करे FATF के साथ में। अगर वो सहयोग नहीं करेगा तो उसको डाला जाएगा ब्लैक लिस्ट में, और जो डाल दिया गया ब्लैक लिस्ट में उसके ऊपर लगेंगे क्या, आर्थिक प्रतिबंध। और जब किसी देश पर लगते हैं आर्थिक प्रतिबंध तो क्या होता है कि उसे विदेशों से सहायता मिलना बंद हो जाएगी, फॉरेन फंडिंग। जैसे वर्ल्ड बैंक IMF से लोन मिल रहा है, अब वो नहीं मिल पाएगा। तो आर्थिक प्रतिबंध हो सकता है, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, कुछ देश हम उनसे व्यापार ना करें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सूची होती हैं दो। तो पाकिस्तान यहाँ पर कई सालों तक रहा, अभी भी उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। तो भारत का मानना है कि इसके ऊपर इसको ग्रे लिस्ट से मूव करके कहाँ ले जाएं, आप समझ गए होंगे, ब्लैक में। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबूत मिले हैं अभी किस चीज़ की, कि पाकिस्तान आतंकवादियों को, एक मिनट, कि पाकिस्तान आतंकवादियों को क्या करवाता है, उनको फंड देता है, पैसा, प्लस उनको इंफ्रा प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेनिंग करवाता है, सब करवाता है वो, और फिर आतंकी घटनाएं करवाता है हमारे यहाँ। इसलिए उस पर बैन लगना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक अभ्यास हुआ है उसका नाम है अरस, ARAS 2025। किसके बीच में हुआ ये पता होना चाहिए हमें। मिलिट्री एक्सरसाइज है ईरान और अजरबैजान के बीच में। अजरबैजान की राजधानी बाकू। नेक्स्ट छोटी सी न्यूज़ क्या है, UK मतलब ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन, इनके बीच में पहली बैठक हुई है ब्रेग्जिट के बाद। कहाँ हुई है? लंदन में। इस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं व्यापार को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, इसलिए ज़रूरी है। और लास्ट में है हमारा सरोज घोष को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं ये। इनकी मृत्यु हो गई है।
हमारे लिए इम्पोर्टेंट इनका जो योगदान रहा है वो क्या रहा है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन साइंस म्यूजियम कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन साइंस म्यूजियम। अब देखिए, फादर ऑफ म्यूजियम नहीं है, साइंस म्यूजियम है, साइंस के म्यूजियम को लेकर के इनका योगदान है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन साइंस म्यूजियम कहा जाता है। योगदान इनका क्या रहा, एक म्यूजियम है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जिसके माध्यम से सारा योगदान हुआ, इसमें इनकी बड़ी भूमिका थी। इसके माध्यम से पूरे देश में साइंस म्यूजियम बनाए गए। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ये उसके फाउंडर थे, संस्थापक। और ये स्थित कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका, हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में। अब और ये कौन से मंत्रालय में आएगा, देखिए ये म्यूजियम वगैरह के सारे जो काम होते हैं ये कल्चर मिनिस्ट्री देखती है, तो संस्कृत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट का, वो भी संस्कृति मंत्रालय देखता है। इनको अवार्ड दिए गए हैं, कौन कौन से अवार्ड, भारत के जो सिविलियन अवार्ड हैं, नागरिक अवार्ड। नागरिक अवार्ड का क्रम आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़े से छोटे की ओर मैं लिख रहा हूँ। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न। इसके बाद पद्म पुरस्कार हैं, ठीक। तो इसके नीचे आएगा पद्म, पद्म तो लिखा ही हुआ है, मैं विभूषण लिखूंगा केवल, ठीक है, विभूषण। इसके नीचे का है, विभूषण से एक शब्द कम करेंगे तो बचेगा भूषण, और इसके बाद श्री। तो ये 4 अवार्ड होते हैं नागरिक भारत में जो दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये घटते क्रम में है, सबसे बड़ा अवार्ड ये है, उसके छोटा ये, उससे छोटा ये, और ये सबसे छोटा। यहाँ पर इनको 2 अवार्ड दिए गए हैं, ये नीचे से, पद्मश्री और पद्म भूषण, ठीक। लास्ट न्यूज़ क्या है, इजराइल को लेकर के। कल हमने देखा था एक अभियान शुरू किया था, ऑपरेशन, वो आप जानते ही हैं। इजराइल की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज आपको लोकेशन थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। मैप नहीं बन रहा है ठीक से, ये हमने बनाने का प्रयास किया है। ये है आपका भूमध्य सागर, ठीक है, ये पूरा एरिया जो खाली पड़ा हुआ है ये है भूमध्य सागर, और ये यहाँ पर है इजराइल। तो इसका नक्शा जो बनेगा, कुछ ऐसा इजराइल का नक्शा होगा। इजराइल की सीमा इधर है मिस्र, ये हो जाएगा आपका जॉर्डन, ठीक है। इस तरफ आपका ये है आपका सीरिया, सीमा याद रखेंगे, और ये है लेबनान। आपको याद होगा लेबनान पर भी हमला किया था इजराइल ने, क्यों, क्योंकि बगल में ही है, यहीं पर हमास वाले छुपे हुए थे। इजराइल के बारे में 2 बातें और पता हूँ, यहाँ पर ये आपका गाजा पट्टी है, ये जहाँ पर हमला कर रहा है, इसी गाजा पट्टी में हमास संगठन है, जिसे कि आतंकी संगठन ये लोग बताते हैं। यहाँ पर है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक वेस्ट में नहीं है, ये याद रखेंगे, ये ईस्ट पोर्शन होगा ना इजराइल का, ये वेस्ट है। तो वेस्ट बैंक पूरब में है, कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं, तो वेस्ट बैंक
इजराइल के पूरब में है। किसके पूरब में? इजराइल के। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज। कल हम लोग होप सो फिर मिलेंगे। थैंक यू।